हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा एक बार फिर से वेलकम है आपका 15 डे स्ट्रेटजी में, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 12th आईएससी का, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहला चैप्टर का नाम था मनी, दूसरा चैप्टर है बैंक्स, जो कि भी आज हम लोगों ने मॉर्निंग में कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, इसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन देनी है, पहले उसको सुन लो। ऐप हम लोगों ने अपना जो लॉन्च किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लो, ताकि आपको जितनी भी फर्दर अपडेट्स है वहां से मिल जाए। गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स, सारी चीज़ आपको वहां पर मिलेगी। इसलिए नोट्स को जरूर से डाउनलोड इसलिए ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लो और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस 15 डेज को फॉलो करो, कुछ नहीं पड़ा है। आज है आपका 18 जनवरी, 18 जनवरी को आप ये वीडियो देख रहे हो। अगले 15 दिन में यानी कि 12 दिन के अंदर मोस्टली अगर फॉलो करते हो तो 1 फरवरी तक आपका इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट होगा और आपको मोस्टली टॉपिक आते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि देर हो गया है अब क्या होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आज से स्टार्ट करो, इजीली बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो चलो देर नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट चैप्टर को आपको 2 पार्ट में बांट के रखा है। एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा एक्सचेंज रेट। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आज डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है। देखो, आपकी ये है एक वन कंट्री, मतलब हमारी कंट्री है इंडिया, ये दूसरी कंट्री है अमेरिका। ठीक है, ये इंडिया है और ये अमेरिका है। तो इतनी सी बात समझो, सिंपल सी, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है। भाई सामान खरीदा जाता है या फिर सामान बेचा जाता है, या तो इंपोर्ट कराया जाता है या तो एक्सपोर्ट कराया जाता है। इंपोर्ट का मतलब होता है जब दूसरी कंट्री सामान मंगाते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरी अपनी कंट्री सामान भेजते हैं। तो अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, पैसों का लेन देन हो रहा है। उसी को जब हम लोग सिस्टेमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, किसमें? सिस्टेमेटिक वे में। एक सिस्टेमेटिक मतलब तरीके से, भाई यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ जब उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर से सुन लो, जब एक कंट्री का दूसरे कंट्री के बीच में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, उसको सिस्टेमेटिक वे में रिकॉर्ड करने को ही क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड। कैसा रिकॉर्ड है? सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। किसके बीच में? बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। एक कंट्री कोई है और फॉरेन कंट्री के बीच में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आई बात? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिंपल है, इजी है, समझ में आ गया। एक कंट्री का दूसरे कंट्री से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और उसको सिस्टेमेटिक वे में रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है? हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे है आपका कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आगे क्या बेटा? आपका कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो चीज़ें इंक्लूड होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो पहले तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा है इन्होंने। एक है करेंट अकाउंट और दूसरा है क्या है बेटा जी? कैपिटल अकाउंट। पहला क्या है? करेंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, वो क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट है। लेकिन उन्होंने पैसा कई तरीके से आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से होता है, किसी ने कोई गिफ्ट कर दिया पैसा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, कहीं से कोई इनकम रिसीव हो रही है, या आपने दूसरी कंट्री से कोई एसेट खरीद ली है, या किसी दूसरी कंट्री से लोन ले लिया है। तो अलग अलग तरीके से पैसों का लेन देन होता है, खाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट से नहीं होता है। तो उसको क्या किया उन्होंने? अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो करेंट अकाउंट में अब देखो अलग अलग डिवाइड किया। तो करेंट अकाउंट में क्या क्या ऐड किया है? करेंट अकाउंट में उन्होंने ऐड किया है, द करेंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन
रिलेटिंग टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्या क्या आता है बेटा इसमें करंट अकाउंट में, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आता है, गुड्स एंड सर्विसेज आती है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र आता है एंड इंटरनेशनल इनकम आती है। ठीक है, ध्यान समझो, इसमें करंट अकाउंट में क्या क्या आता है आपका बेटा, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आता है, ठीक है, और क्या आता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज, अगर सामान खरीदा बेचा है, किसका, गुड्स हो चाहे सर्विस हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि चाहे गुड्स का इंपोर्ट हो चाहे सर्विस का एक्सपोर्ट हो, चाहे सर्विसेज चाहे इंपोर्ट, किसी का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, दोनों को रिकॉर्ड किया जाएगा। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब होता है जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को डोनेट कर देती है पैसा, या फ्री में कोई गिफ्ट दे देती है, मतलब जिसका कोई सर्विस चार्ज नहीं लग रहा है। जैसे मान लो अमेरिका ने इंडिया को 50,000 रुपीज़ ऐसे ही गिफ्ट कर दिया, एज अ गिफ्ट दे दिए, समझ में आ रही बात, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। लेकिन ट्रांजैक्शन तो हुआ है ना दूसरी कंट्री से, चाहे फ्री में मिले चाहे पैसा दे के मिले तो है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। और इंटरनेशनल इनकम, कहीं दूसरी कंट्री में आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, वहाँ से कुछ पैसा वगैरह मिल रहा है या आपने दिया, तो इस तरह से इंटरनेशनल इनकम मिल रही है, तो वो भी लिखा जाएगा। समझ में आ रही बात, तो ये सारी चीज़ें आती है आपके करेंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में जितनी भी एसेट्स होती हैं या जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, उन पर जब कोई इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। मतलब आपने दूसरी कंट्री से एसेट खरीद लिया कैपिटल अकाउंट में, आपने दूसरी कंट्री से एसेट बेच दिया, कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। आपने दूसरी कंट्री से लोन ले लिया कैपिटल अकाउंट में, आपने दूसरी कंट्री को लोन दे दिया कैपिटल अकाउंट में। इस तरह से करना है। आइए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बना के, देखो बुक में भी आपके बना हुआ है, ये है आपका एक तरफ होगा आपका करंट अकाउंट में जो क्या क्या आएगा, पहले ये आपका है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के हिसाब से आप देखो, एक तरफ डेबिट साइड होती है, एक तरफ क्या होती है, क्रेडिट साइड। तो इधर देखो, यहाँ पे लिख लो कैपिटल, सॉरी एक तरफ लिख लो पेमेंट, और एक तरफ क्या लिख लोगे बेटा, रिसिप्ट। पेमेंट दोगे तो भाई डेबिट होता है, और रिसिप्ट पैसा आएगा। ठीक है, तो कब पैसा आएगा और कब पैसा दोगे, देखो ध्यान से। अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट, तो क्या होगा, पैसा आएगा, रिसिप्ट रहेगी। अगर आप इंपोर्ट करोगे तो पैसा क्या होगा बेटा, जाएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, अब देखो, अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और अगर आप लोग क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे सर्विसेज को, तो पैसा जाएगा, पेमेंट करने पड़ेगा यहाँ पर, रिसिप्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अच्छा, अगर यूनिलेटरल ट्रांसफ़र रिसीव्ड होगा, दूसरी कंट्री से पैसे फ्री में मिलेंगे, तो रिसिप्ट होगा, रिसीव्ड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। और यहाँ पर क्या है, पे करोगे अगर, पेड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, भैया तो क्या होगा, पेमेंट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। आगे क्या है, इंटरनेशनल इनकम। अगर इंटरनेशनल इनकम रिसीव्ड हो रही है, रिसीव्ड इंटरनेशनल इनकम, तो क्या होगा आपका रिसिप्ट साइड में। अगर आप पे कर रहे हो किसी को इंटरनेशनल इनकम, तब क्या होगा बेटा, डेबिट साइड में। समझ में आया, नहीं आया, आ गया। तो इस तरह से करना है आपको। करंट अकाउंट में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, गुड्स, सर्विसेज, रिटेल ट्रांसफ़र और इंटरनेशनल इनकम। क्लियर है, चलो और एक चीज़ और दिखाता हूँ, जल्दी से आओ। कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर आपका हो गया पेमेंट साइड है ये आपकी, और ये आपकी रिसिप्ट साइड है। तो पेमेंट और कब कहाँ मिलेगा, कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा, तो कैपिटल अकाउंट में बेटा जो आपका आएगा वो आएगा अगर आपने किसी को लोन दे दिया, गिव लोन, तो गिव लोन, तो वहाँ पर क्या होगा, पेमेंट। ठीक है, अगर आपने लोन ले लिया, टेक लोन या रिसीव लोन, इशू कर लिया लोन, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, रिसिप्ट में आ जाएगा। अगर आपने एसेट खरीद ली, परचेज एंड एसेट्स, अगर आपने कोई एसेट खरीद ली तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई एसेट्स बेच दी, सोल्ड एन एसेट, तो वहाँ पर क्या होगा बेटा,
आपको रिसिप्ट मिलेगी, भाई सामान बेचोगे तो रिसिप्ट ही तो आएगी, समझ में आई बात। तो इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, इसको बोलते हैं करेंट अकाउंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं उसको सिस्टमेटिक वे में जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके कंपोनेंट्स ऑफ में दो है, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में आपको आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गुड्स और सर्विसेज दोनों का, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र और पेड इन इनकम और इंटरनेशनल इनकम आती है। इसमें क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में आपका आता है लोन या फिर एसेट्स आपने अगर की है तो ये सारी चीज़ें आपके आता है किसमें, कैपिटल अकाउंट में। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं हम लोग कि हमें इस चैप्टर में और आगे क्या क्या देखना है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो बेटा। हाँ तो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पे क्या क्या आते हैं। अभी मैंने बता दिया बट बुक में अलग से लिखा हुआ तो इसलिए अलग से भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आता है वो आपका आता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। क्या आता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। मतलब गुड्स का मतलब यहाँ पर हो रहा है सर्विस नहीं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब सामान जो कि विजिबल आइटम्स होते हैं, ये भी लिख सकते हो विजिबल आइटम, जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आती है करेंट अकाउंट में, ठीक है। नंबर 2 पर है बेटा इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम में क्या क्या है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, खाली फील कर सकते हैं। जैसे क्या बेटा, सर्विसेज। अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो वो इस कैटेगरी में आ गया। अगर आपने कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करी, अगर एक्सपोर्ट करी है तो भैया रिसिप्ट है। अगर लेकिन आपने कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट करी यानी कि पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, तो ये आता है। नंबर 2 पर आता है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। अभी बताया था कि अगर कोई भी कंट्री आपको फ्री में डोनेट कर देती है पैसा, या आपको कोई गिफ्ट दे देती है जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, तो वो भी आपको इसमें रिकॉर्ड करना रहता है। नंबर 3 पर है बेटा आपकी इनकम। अब इनकम को भी आपको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो होती है आपकी डायरेक्ट इनकम। कैसी इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम, जो कि आपको कैसे मिलती है, जो आपको एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉयज़ को। पहली है एम्प्लॉयर गिफ्ट्स टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयर इसको देता भैया एम्प्लॉयज़ को। डायरेक्ट का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर मतलब जो आप जॉब कर रहे हो, जो आपका बॉस है वो आपको क्या कर रहा है, आपको सैलरी दे रहा है इंटरनेशनल बेसिस पे। अगर आप इंटरनेशनल जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप इंडिया में रहते हो या दुबई में काम कर रहे हो, ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, वहाँ से आपको सैलरी मिल रही, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है। यूट्यूब पे काम कर रहे हो, वहाँ से पेमेंट आ रही, वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो वो क्या है, एम्प्लॉयर्स गिफ्ट टू एम्प्लॉयज़। यहाँ पर एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉयज़ को, वो क्या है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है जहाँ पर आपको शेयर्स के इंटरेस्ट मिल गया, कहीं से डिविडेंड मिल गया, ये सब क्या आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो इनकम 2 कैटेगरी है, एक एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉयज़ को, दूसरा होता है जहाँ पर इंटरेस्ट आपको मिल जाए, कहीं से डिविडेंड मिल जाए, कमीशन मिल जाए, वो सारी चीज़ें क्या आती हैं, दूसरे में आती हैं। तो ये 2 तरह की इनकम होती है, ये भी इसी में रिकॉर्ड की जाती है। किसमें बेटा, करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो आगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट में बताया था आपको क्या आता है, इसमें आपका एसेट्स आता है। अगर आपने कोई एसेट खरीदा है या बेचा है, अगर आप एसेट खरीदते हो तो रिकॉर्ड किया जाता है, बेचते हो तो रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन अगर आप एसेट खरीदोगे तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करोगे, अगर आप एसेट बेचोगे तो रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करोगे। रिसिप्ट साइड में इसलिए रिकॉर्ड करोगे कि पेमेंट, बेचोगे तो पैसा आएगा, खरीदोगे तो पैसा जाएगा तो सारी सी बात है पेमेंट साइड में जाएगा। नंबर 2 पर आता है बेटा एसेट्स के बाद आपका आता है लोन। अगर आपने लोन लिया है या लोन दिया है तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड किया जाएगा। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख लो, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल मूवमेंट। तीसरी चीज़ इसमें एक और आती है, वो है कैपिटल मूवमेंट। अब ये क्या होती है, देखो 2 तरह की मूवमेंट है कैपिटल मूवमेंट। एक होती है, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या है, पोर्टफोलियो, PORT पोर्ट FOLI पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है सर, देखो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब दूसरी कंट्री, जैसे मान लो ये कंट्री है अमेरिका, ठीक है, और ये है हमारी कंट्री इंडिया, ठीक है। अमेरिका से कोई कंपनी आई, कोई लोग आए, इंडिया में आए, और इंडिया में आके उन्होंने एक कंपनी सेट कर दी, एक न्यू कंपनी ओपन कर दी। मतलब वो आए और उन्होंने आके पूरा का पूरा अपना बिजनेस सेटअप कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
मतलब कोई कंट्री का कोई भी बंदा आता है, वो आता है और अपनी कंट्री में किसी दूसरी कंट्री में आके पूरी की पूरी कंपनी का सेटअप कर देता है। वो क्या हो गया बेटा आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है, मान लो ये आपका है फिर से अमेरिका, ये है आपका इंडिया। अमेरिका वाले ने इंडिया की किसी कंपनी का, मान लो जियो है सपोज, जियो कंपनी का कोई भी कंपनी ने 20% शेयर खरीद लिया। क्या करा? 20% खरीद लिया। जियो का, टाटा का, कोई भी कंपनी ले लो, किसी दूसरी कंट्री के पर्सन ने आपकी कंट्री के किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया, 10%, 20%, 25%, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या डायरेक्ट मतलब पूरा सेटअप ही कर दिया आके आपकी कंट्री में, लेकिन यहाँ पर क्या है? खाली शेयर खरीद लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इस तरह के पैसे को भी रिकॉर्ड करा जाता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं और क्या देखना है। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो बताया है वही है, बट बुक में है तो फिर से एक बार बता देता हूँ अच्छे से, ठीक है? क्योंकि पेपर में आ सकता है इस तरह से, कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बताइए, ठीक है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब तो ये कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का हो, चाहे सर्विसेज का हो, चाहे वो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र हो, चाहे वो एसेट्स की, किसी भी रीज़न से वजह से अगर पैसे का ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल हो रहा है, दूसरी कंट्री से हो रहा है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में उन्होंने उसकी अलग अलग कैटेगरी बना दी है। तो पहली कैटेगरी है बैलेंस ऑफ ट्रेड। पहली कैटेगरी क्या है बेटा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स। कौन से आते हैं? विजिबल आइटम्स आते हैं। जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड shows the balance of export and imports of visible goods in a given year। एक गिवन ईयर में क्या आते हैं? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गुड जो भी हो रहा है उसको किस में कैटेगरी किया गया? बैलेंस ऑफ ट्रेड में। किसको बेटा? विजिबल गुड्स को, ठीक है? निकाला कैसे, देखा कैसे जाता है, निकाला कैसे जाता है? ये बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल टू एक्सपोर्ट गुड्स माइनस इम्पोर्ट गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आपको निकालना है तो एक्सपोर्ट गुड्स में से इम्पोर्ट गुड्स को माइनस कर दो। इसमें से वो सिर्फ विजिबल आइटम्स आते हैं, इनविजिबल आइटम्स नहीं आते। ये पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी है बेटा बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में आता है बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इज मेड अप ऑफ विजिबल, इनविजिबल एंड ट्रांसफर। बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट जो भी बताया था मैंने, इसमें ये भी आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड तो आता ही आता है, साथ ही साथ इनविजिबल सर्विसेज भी आती हैं और क्या आता है? ट्रांसफ़र भी आता है, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र भी आता है। क्या होता है फॉर्मूला? बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल प्लस बैलेंस ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि यूनिलैटरल ट्रांसफ़र और इंटरनेशनल इनकम भी इसके अंदर आती है। तीसरा है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिफर्स टू द बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शन। कैपिटल ट्रांसफ़र मतलब जिसमें कैपिटल का ट्रांसफ़र होता है, कम ज़्यादा होती है कैपिटल। जैसे एसेट खरीद लिया, बेच लिया, आपने लोन ले लिया, लोन दे दिया, ये कैपिटल मूवमेंट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में आती है। छोटी चीज़ थी, बताना था, बुक से है, लगातार है तो बताना ज़रूरी है, इसलिए बता दिया। अब इसके जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आपके आने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं, जल्दी से उसको भी कंप्लीट करते हैं। हाँ तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना, पेपर में आने के चांसेस के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देखो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, कुछ पैसे आते हैं, कुछ पैसे जाते हैं। जो पैसे आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिसिप्ट। और जो पैसे जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेमेंट। भाई जो पैसा दोगे वो पेमेंट है, कुछ पैसे आएंगे तो रिसिप्ट। कैसे आती है रिसिप्ट पेमेंट? गुड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने से आती है। नॉर्मली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, ठीक है? तो अगर हमारी कंट्री में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो आप तो रिसिप्ट आएगी। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो बेटा तो पेमेंट होगी। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो रिसिप्ट आएगी, भाई पैसा आएगा। इंपोर्ट दूसरी कंट्री से मंगा रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? तो होता क्या है कि अगर जितना एक्सपोर्ट कर रहे हो जितना इंपोर्ट कर रहे हो, यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट इक्वल है, रिसिप्ट और पेमेंट अगर इक्वल है तो उसका मतलब क्या होता है? अगर कभी भी इक्वल होगा तो वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर लिखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट इक्वल नहीं है
वहाँ पर क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम, मतलब या तो पेमेंट बहुत ज़्यादा है या तो रिसिप्ट कम है, या रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट कम है, वहाँ पर क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपकी रिसिप्ट ज़्यादा है, यानी कि पैसा ज़्यादा आया है, और पेमेंट क्या है बेटा, कम है, तो अच्छी बात है, तब ये तो अच्छा है, ये इक्विलिब्रियम हमको पसंद है, हमको पसंद है, यानी हमारे देश को पसंद है भाई, ये डिसइक्विलिब्रियम मुझे पसंद है, मेरी कंट्री को पसंद है। क्यों पसंद है, क्योंकि रिसिप्ट ज़्यादा है भाई, हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, फ़ायदा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि रिसिप्ट कम है और पेमेंट क्या है बेटा, ज़्यादा है, यानी कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर यार प्रॉब्लम हो जाएगी, डेंजर जोन में आ गए हम लोग यार, ये सही नहीं है। किसी भी कंट्री के लिए इंपोर्ट ज़्यादा करना, एक्सपोर्ट ना करना या बहुत कम करना अच्छा नहीं होता है, वो कंट्री जल्दी डेवलप नहीं कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ये दो चीज़ होती है, अगर चीज़ ध्यान समझना, अगर रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट कम है, उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस, और अगर रिसिप्ट कम है और पेमेंट ज़्यादा, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट, घाटा हो रहा है। समझ में आ रही बात। तो अब ये ऐसा क्यों होता है कि पेमेंट ज़्यादा है और रिसिप्ट कम है, उसके हमें पढ़ने के कॉजेस, ऐसे क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें डेफिसिट हो रहा है, रिसिप्ट कम आ रही है, पेमेंट ज़्यादा हो रहा है, यानी कि हम इंपोर्ट हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, कम कर रहे हैं। चलो देखते हैं जल्दी से। नंबर 1, कॉजेस ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या क्या कारण है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ठीक है, ऐसा क्या रीज़न है जिससे से हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, रिसिप्ट कम आ रही। नंबर 1 पर है बेटा फॉल इन फॉरेन डिमांड। नंबर 1 पर क्या है, फॉल इन फॉरेन डिमांड। हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी जो फॉरेन डिमांड है वो कम है, मतलब हम लोग जो भी मान लो ये मार्कर ही बना रहे हैं तो इसकी डिमांड नहीं दूसरी कंट्री में, या फिर इतना ये महंगा पड़ता है, लोग लेना नहीं चाहते, कोई भी रीज़न होता है। तो पहला रीज़न है फॉल इन फॉरेन डिमांड, दूसरी कंट्री से डिमांड ही नहीं है, लेकिन हम दूसरी कंट्री सामान मंगा रहे हैं। जब हम दूसरी कंट्री सामान मंगा रहे हैं तो वहाँ पर इम्पोर्ट हो रहा है, लेकिन हमारी कंट्री से कोई सामान मंगा ही नहीं रहा है, तो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो फॉल इन फॉरेन डिमांड, दूसरी कंट्री से डिमांड है ही नहीं। नंबर 2 पर है बेटा इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर है इकोनॉमी में, मतलब हमारी कंट्री में क्या है, या जो डेवलपिंग जितनी भी कंट्री वहाँ पर क्या इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। अब मान लो हम लोग मोबाइल बनाते हैं, हम लोग इसका मोबाइल बनाते हैं, हमारी कंट्री में मोबाइल बनता था, याद होगा माइक्रोमैक्स का, अभी भी आया था, लेकिन अब कंपटीशन में ही नहीं यार, हम लोग को तो वीवो पसंद आ रहा है, ओप्पो पसंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, जो फीचर्स वो वीवो ओप्पो वाले आपको कम पैसे में दे रहे हैं उतने में माइक्रोमैक्स नहीं दे पा रहा है, तो अपनी कंट्री के ही लोग क्या है, पीछे होते जा रहे हैं। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी है, ये है। तो हमारी कंट्री का सामान तो कहीं बाहर जाता ही नहीं है, एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, माइक्रोमैक्स कहीं बाहर जा ही नहीं रहा है, उल्टा वीवो ओप्पो एमआई सब दूसरी कंट्री वाले हमारी कंट्री में चले आ रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है जहाँ इसकी वजह से हमारी जो रिसिप्ट है वो कम होती है और पेमेंट ज़्यादा होती है। नंबर 3 डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। भाई हम लोग डेवलपिंग कंट्री वाले हैं तो हम लोग को डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी लगते हैं, जैसे दूसरी कंट्री से मशीन मंगाना हो गया, या फिर जो नई नई टेक्नोलॉजी चीज़ें वो मंगाना हो गया, उसकी वजह से भी हमारी जो पेमेंट है वो ज़्यादा होती है और जो रिसिप्ट होती है वो कम होती है। नंबर 4 इंक्रीज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मतलब जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर रॉ मटेरियल क्या है बेटा, हमारे यहाँ महंगे हैं, वेजेस देना पड़ता है हमें लेबर को, वो महंगा है, लेबर महंगा है, अच्छा, और टैक्सेस ज़्यादा है। तो ये सारी रीज़न की वजह से जो इंक्रीजिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का वो क्या है, महंगा है। तो इसकी वजह से जब महंगा हो जाता है हमारे यहाँ गुड्स तो दूसरी कंट्री वाले नहीं खरीदेंगे, किसी और कंट्री से खरीद लेंगे। क्यों खरीदेंगे भाई? क्योंकि हमारे यहाँ गुड्स महंगा है, तो उनको जहाँ से सस्ता मिल रहा हो वहाँ से खरीदेंगे ना, हमारे यहाँ से क्यों खरीदेंगे, ये भी रीज़न। लेकिन हम तो खरीद रहे हैं बाहर से, तो हमारे लिए इसीलिए क्या है, रिसिप्ट क्या है बेटा, बहुत कम आ रही है, पेमेंट ज़्यादा है। नंबर 5 डिक्रीज इन सप्लाई। ये भी एक रीज़न है कि सप्लाई डिक्रीज़ हो गई। मान लो हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाते हैं, अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, अब किसी साल बारिश ही नहीं हुई, रेन नहीं हो रही है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से भी क्या होती है, सप्लाई कम हो जाती है। समझ में आ रही बात? क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से भी सप्लाई हमारी कम हो जाती है। तो वहाँ पर जब सप्लाई कम रहेगी तो हम एक्सपोर्ट कहाँ कर पाएंगे, सप्लाई नहीं तो एक्सपोर्ट अपने आप कम हो गया ना, समझ लो, ये भी एक रीज़न है। फिर एप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मतलब देखो जैसे $1 है, मान लो 60 रुपीज़ का है, ठीक है, अब $1 80 रुपये का हो गया, समझ रहे हो। अब ये बताओ कि
अगर हमारा $1 ₹60 का है, ठीक है, एप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमारे यहाँ $1 कितने का पड़ता था, ₹60 का, अब कितने का $1, ₹80 का हो गया। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, खुद दिमाग लगाओ, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, जो सामान देखो हम लोग पहले ₹60 में खरीद, मतलब जो हम लोग मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे, ₹60 में आता था, अब हमारा $1 ₹80 का पड़ रहा है। तो ये पहले मार्कर में ₹60 में इंपोर्ट करा लेता था, अब यही मार्कर इंपोर्ट कराने के लिए मुझे ₹80 देने पड़ते हैं। तो भाई रिसिप्ट पेमेंट तो ज़्यादा करनी पड़ रही, पहले ₹60 में काम हो जाता था, अब ₹80, तो पेमेंट ज़्यादा हो जाती है, रिसिप्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नंबर 7, इंक्रीज डेप्थ बर्डन। डेप्थ बर्डन का मतलब कि भाई हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, हम लोगों ने लोन बहुत ले रखा है, तो हम लोग एक्सपोर्ट तो कर नहीं पा रहे हैं, इंपोर्ट तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरी कंट्री की जो डेप्थ है, जो कर्जे हैं, उसको भी चुका रहे हैं। तो जब डेप्थ चुका रहे हैं तो वो भी एक रीज़न, इसकी वजह से हमारे तरफ से पेमेंट ज़्यादा हो रही है बट रिसिप्ट कम हो रही है। नंबर 8, पॉपुलेशन प्रेशर। आपकी बुक में 8 दे रखा है, 10 दे रखा है पॉइंट, लेकिन मैंने 8 बताया है, 6 से ज़्यादा आपका पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन प्रेशर, यार हमारी कंट्री में इतने ज़्यादा पॉपुलेशंस हैं, लोग इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं हमारी कंट्री में कि पॉपुलेशन प्रेशर है। अब पॉपुलेशन प्रेशर में जो हम लोग बनाते हैं खुद ही खा लेते हैं, बाहर कहाँ भेजेंगे, समझ रहे हो, जो बन रहा है अपने यहाँ, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, अपने यहाँ ही यूज़ हो जा रहा है। तो ये भी रीज़न है कि इसकी वजह से रिसिप्ट कम हो रही है, पेमेंट ज़्यादा हो रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको ध्यान से देख के जाना, आएगा ज़रूर। ये हो गया कॉजेज़। अब इसके सॉल्यूशन आपको दे रखे, मेजर से क्या तरीका अपनाया जाए कि जो सारी कंडीशंस आ रही है जिसके बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो रहा है ये ना हो पाए, तो वो हम लोग देखते हैं और फिर आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। जल्दी से देखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे आता हूँ। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो आज की वीडियो में बेटा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो ये वाला पार्ट है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। एक्सचेंज रेट वो मैं कल करवा दूंगा, सेकेंड पार्ट में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमारा जो पेमेंट है वो हम ज़्यादा कर रहे हैं और रिसिप्ट हमें कम मिल रही है, यानी कि हम डिसइक्विलिब्रियम में हैं और हमें डेफिसिट हो रहा है। तो उसके क्या क्या मेजर्स हैं, क्या देखना बेटा हमें, उसके क्या क्या मेजर्स हैं, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास रिसिप्ट ज़्यादा हो जाए और पेमेंट हमें कम करनी पड़े, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगे और इंपोर्ट हम कम करें। तो ऐसा क्या टेक्निक्स अपना सकते हैं हम लोग जिससे आप के पास रिसिप्ट ज़्यादा जाए हमारी कंट्री में और पेमेंट हमारे क्या रहे, कम रहे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना, चाहे कॉजेस हो चाहे मेजर्स हो, दोनों में से एक टॉपिक आपका पेपर में आने वाला है, कंफर्म आने वाला है, तो बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। नंबर 1 पर है बेटा डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन लगा के, डेप्रीसिएशन से आप कंट्रोल कर सकते हो क्या, रिसिप्ट और जो पेमेंट है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मान लो ये आपका $1 है, जिसका $1 की वैल्यू कितनी है अभी, ₹60 मान लो पहले थी, बाद में हो गई $1 से ₹80, ठीक है। पहले $1 में ₹60 थी, फिर हो गई $1 से ₹80। अब इस चीज़ को ध्यान समझना, डेप्रीसिएशन अपने आप होता है और डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है। कौन करता है बेटा, डिवैल्यूएशन में क्या होगा, गवर्नमेंट करेगी, और डेप्रीसिएशन क्या होगा, हिमसेल्फ, यानी कि अपने आप होगा। अपने आप का मतलब क्या है, अपने आप का मतलब मार्केट में जैसी भी डिमांड एंड सप्लाई होगी उसके हिसाब से प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, यानी कि एक्सचेंज रेट घटेगा या फिर बढ़ेगा मार्केट में जो भी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मान लो मार्केट में $1 ₹60 का था, अब $1 ₹80 का हो गया। अब ये बताओ सामान महंगा हो गया, भाई हमारी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, $1 60 से $1 80 हो गया। तो अब अगर $1 60 से 80 हो जाएगा, तो अब हम ये बताओ, पहले एक मार्कर खरीदते थे, बाहर से इंपोर्ट कराते थे, अगर मैं एक मार्कर इंपोर्ट कराता था तो मुझे ₹60 का पड़ता था, मान लो कि $1 के बराबर है, ये ₹60 का था। लेकिन अब ये जब मार्कर दोबारा मैं मंगाऊंगा तो वो डॉलर मुझे कितने का पड़ेगा, ₹80 का पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। भाई ये मार्कर पहले मुझे 60 का पड़ता था, अब मुझे 80 का पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी वैल्यू कम हो गई, 60 से 80 हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया। अगर ऐसा हो जाएगा तो भाई महंगा हो रहा है, तो लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कराना कम कर देंगे और एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे या अपनी कंट्री से ही सामान
खरीद लेंगे। तो जब इंपोर्ट कम होगा तो जाहिर सी बात है हमारे देश में रिसिप्ट ज़्यादा आएगी, पेमेंट हमें कम करनी पड़ेगी। ठीक है। नंबर 2 डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन भी यही होता है, $1 60 रुपये का था, $1 80 रुपये कर दिया, लेकिन दोनों में डिफरेंस इतना है कि ये मार्केट के डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। बट डिवैल्यूएशन में क्या होता है, ये कौन करता है बेटा, ये करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट को लगता है यार कि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, रेट को बढ़ा देती है, एक्सचेंज रेट को बढ़ा देती है। जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है बाहर से कोई भी सामान मंगाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा, और जब सामान महंगा पड़ेगा तो आप सामान मंगाना बंद कर दोगे या फिर कम कर दोगे। ठीक है। नंबर 3 समझ गए ना, तो ये अपने आप ये गवर्नमेंट करेगी। नंबर 3 इंपोर्ट कंट्रोल। गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट पे कंट्रोल कर लेती है। कंट्रोल कैसे कर लेती है सर, जैसे मान लो 100% 2022 में जितना परसेंट इंपोर्ट हुआ था, तो अब 2023 में 2023 में उसका 10%, 20%, मैंने कहा आपकी बार 80%, जितना भी होता उसका 80% ही हम इंपोर्ट करेंगे। मतलब मैंने क्या कर दी, लिमिट सेट कर दी, इंपोर्ट पे कंट्रोल कर दिया, इससे ज़्यादा हमें इंपोर्ट करना ही नहीं है। समझ में आ रही बात। नंबर 4 एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है गवर्नमेंट, मतलब टैक्सेस कम कर देती है, सब्सिडीज़ दे देती है, या फिर जिस तरह से भी प्रमोट कर सकती है कि भाई हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। टैक्सेस कम हो गए, सब्सिडीज़ देगी तो सामान हमारा क्या होगा, सस्ता बनेगा, तो दूसरी कंट्री के लोग भी हमारे खरीदेंगे सामान, तो हम लोग पेमेंट ज़्यादा करेंगे, फिर रिसिप्ट हमारी कम होगी, यानी कि एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे। माइंड में एक चीज़ सेट कर लो, कोई भी कंट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहती है, इंपोर्ट वो करना ही नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। तो अगर उनको लगेगा जब ऐसी कंडीशन आएगी कि पेमेंट हम लोग ज़्यादा करेंगे, इंटरनेशनल में रिसिप्ट कम है, तो वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं। अगर ये तरीका अपनाएंगे तो क्या होगा, टैक्सेस कम करेंगे, सब्सिडीज़ कम करेंगे, तो हमारा रेट सामान सस्ता बनने लगेगा और हम एक्सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक। आगे एक्सचेंज कंट्रोल। अब सारी की सारे कंट्रोल आरबीआई अपने पास रखता है, यानी कि सेंट्रल बैंक हर कंट्री का जो होता है वो, हमारी कंट्री का तो आरबीआई है, तो आरबीआई अपने हाथ में सारे कंट्रोल रखता है। पहले आरबीआई देखता है भाई कि दूसरी कंट्री से पैसा आ रहा है तो सही है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, सारी की सारी जो भागदौड़ है ना, कंट्रोलिंग पावर जो सब आरबीआई के हाथ में है। जब भी दूसरी कंट्री से पैसा आता है, आप इंपोर्ट कराते हो, तो फिर वो आरबीआई से होकर ही जाता है, समझ रहे हो। तो आरबीआई देखता है उसके बाद ही पास करता है, तो इतनी ईजिली नहीं हो पाता है, काफ़ी आपको पेपर वर्क ताम झाम करने पड़ते हैं। तो लोग सोचते हैं यार अपनी कंट्री से खरीद लो, इंपोर्ट कराने का झंझट ही छोड़ो। ठीक है। 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इजी पॉइंट, इसको ज़रूर से देख लेना। प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है। मतलब जो सब्स्टिट्यूट समझते हो ना, जैसे टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी, मार्कर का सब्स्टिट्यूट क्या है, चॉक, वाइट बोर्ड का सब्स्टिट्यूट क्या है, ब्लैक बोर्ड। तो उसी तरह जो भी गुड्स हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, मान लो ऐसा कोई गुड्स जो मैं अमेरिका से अपनी कंट्री मंगाता हूँ, तो हम लोग उसी का प्रोडक्शन कर लेना यार। जो हम दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हैं उसका हम लोग अपने यहाँ ही सब्स्टिट्यूट ढूंढ लें, वहाँ से हमें मंगाना ही ना पड़े। ऐसा कुछ बना ले कि जो वहाँ से मंगा रहे हैं वो हमारे यहाँ अवेलेबल हो, तो हमें कहीं और ना जाके खुद अपनी कंट्री में ही मिल जाएगा। तो हम मंगाएंगे क्या भाई, अगर कोई चीज़ मेरे घर पे है तो बाहर से क्या करूँगा लेके, समझ में आ रही बात। तो ये आप तरीका है कि जो भी इंपोर्ट करा रहे हो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो। ठीक। उसके बाद 7 पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब फिलहाल अभी आप इतना समझो, हम लोग बैंकिंग चैप्टर में डिटेल में इसमें पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना समझ लो कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि ये सेंट्रल बैंक करती है। जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। इसका मतलब इतना समझ लो कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि बिजनेसमैन को कितना लोन देना है, कितना नहीं लेना है। अब ये समझो जितने भी बिजनेसमैन हैं या पैसे वाले लोग हैं, तो सब लोग सामान इंपोर्ट कराते हैं, तो उसके लिए उनको पैसे चाहिए, और वो बैंक से क्या करते हैं, लोन लेते हैं। कोई भी बिजनेसमैन है उसको लोन की ज़रूरत पड़ेगी, बड़े से बढ़ाओ, बैंक से लोन लेता है। अब जब गवर्नमेंट को लग रहा है यार इंपोर्ट इन लोग ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो लोन क्या कर देगा, महंगा कर देगा, लोन देना कम कर देगा। अब जब लोन देना कम कर देगा, बैंक इंटरेस्ट रेट महंगा कर देगा, तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। जब लोन ही नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं रहेगा, और जब पैसा नहीं रहेगा तो बेचारे इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात। तो ये सारी टेक्निक्स है जिसको अपना के आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में ला सकते हो या फिर सरप्लस में ला सकते हो। समझ में आई बात। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो। अब तो चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग
कि जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें क्या है, एक्सचेंज रेट। तो चैप्टर का नाम क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला पार्ट तो कवर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज रेट क्या होता है। ठीक है, तो देखो एक्सचेंज रेट refers to the rate at which the currencies of different countries are traded on exchange। मतलब सिंपल सी बात अगर मैं तुमको बताऊं, जो आपसे डॉलर होता है ना, और इंडिया में क्या चलता है, रुपीस चलता है। तो जिस रेट पे डॉलर रुपीस से एक्सचेंज होता है, एक डॉलर का मान लो आजकल 84 रुपीस चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक डॉलर लेना चाहते हो तो आपको 84 रुपीस देने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर डॉलर वाला रुपीस लेना चाहता है तो डॉलर देगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रुपीस में। तो ये जिस रेट में एक्सचेंज होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। अब ये बढ़ता रहता है और घटता रहता है, समझ पा रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा, कभी किसी कंट्री के ज़्यादा होता है, कभी किसी चीज़ कम होता है। वो डिपेंड करता है कि किसी कंट्री में कितना ज़्यादा एक तरह से उनका प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है। उसके बारे में अभी नेशनल इनकम वगैरह पढ़ोगे तो वो समझ में आएगा। फिर इतना समझ लो, एक्सचेंज रेट का मतलब इतना होता है कि जिस रेट पर आपका कंट्री का जो एक्सचेंज रेट चल रहा है, पैसा एक्सचेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट रिफर्स टू द रेट, वो रेट एट विच द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्री के आर ट्रेडेड और एक्सचेंज, को हम लोग एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है देयर आर टू मेजर एक्सचेंज रेट सिस्टम। दो मेजर एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं बेटा, एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अभी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, तो द रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक। जहां पर फिक्स रेट जो एक्सचेंज करता है सेंट्रल बैंक करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब अगर एक डॉलर का रेट 80 रुपीज़ है तो ये कौन सेट करता है, सेंट्रल बैंक करता है। हालांकि अब ये आपको देखने को नहीं मिलता है, पहले ये सिस्टम चलता था, ना के बराबर है। अब पूरी की पूरी जो आपकी कंट्री है, पूरी दुनिया है, वर्ल्ड है, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल बैंक कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है। यहाँ पर कौन करता है बेटा, यहाँ पर मार्केट में जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेंट होता है। एक्सचेंज रेट फिक्स होता है किस पे, मार्केट के जो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग। मतलब एक्सचेंज रेट इज लेफ्ट फ्री टू बी डिटरमाइंड। कैसे डिटरमाइंड होता है, इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड ऑफ सप्लाई, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई। जैसी डिमांड और सप्लाई होगी प्रोडक्ट की, जितना आप एक्सपोर्ट वगैरह करोगे, इंपोर्ट कम करोगे, उसी हिसाब से आपका रेट जो होता है कम ज़्यादा होता है। तो इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं है, अपने आप होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता था, मतलब होता है, लेकिन फिक्स एक्सचेंज सिस्टम बहुत कम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पेपर में आप कभी इस नाम से क्वेश्चन बन सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लीन फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं बेटा, क्लीन फ्लोटिंग। और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग, और डर्टी फ्लोटिंग को हम लोग मैनेज फ्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मैनेज फ्लोटिंग, तो क्लीन फ्लोटिंग और दूसरा है डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग को हम लोग मैनेज फ्लोटिंग के नाम से जाते हैं। अब ये होता है क्या, कोई बेसिक चीज़ है। क्लीन फ्लोटिंग का मतलब होता है जहां पर एक्सचेंज रेट फिक्स होता है किसके अकॉर्डिंग, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। इसमें सेंट्रल बैंक कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है, एक साइड खड़ा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लीन फ्लोटिंग। लेकिन जहां पर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, सेंट्रल बैंक को इंटरफेयर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट के आगे सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग या फिर मैनेज फ्लोटिंग। जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं होता है वो क्लीन फ्लोटिंग है, और जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है सेंट्रल बैंक का, वो डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं उसको। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन। इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में देखो एक चीज़ समझाता हूँ। मान लो $1 इक्वल टू 60 है, फिर $1 इक्वल टू 80 हो गया, रुपीज़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, $1 60 रुपीज़ है और $1 80 रुपीज़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका $1 80 रुपीज़ है
फिर $1 ₹60 हो गया, लिख लूँ तो 2 मिनट बता रहा हूँ बस। फिर $1 आपका ₹80 है, फिर $1 आपका ₹60 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक चीज़ ध्यान में अपने माइंड में सेट कर लो कि जो डेप्रीसिएशन होता है और एप्रिसिएशन होता है, ठीक है, डेप्रीसिएशन और एप्रिसिएशन ये कैसे होता है, ये अपने आप होता है, किसके अकॉर्डिंग होता है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। माइंड में यूज कर लो, डेप्रीसिएशन एंड एप्रिसिएशन कैसे होता है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब इसमें कुछ गवर्नमेंट नहीं करती है, कौन करता है, फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई अपने आप होता है, ठीक है। और नीचे वाले में डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन में क्या होता है, यहाँ पर कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग करती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक। अब देखो डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। देखो $1 ₹60 का था, $1 ₹80 में हो गया, मतलब हमारी जो वैल्यू है वो कम हो रही। भाई $1 के बदले पहले ₹60 था, लेकिन अब डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, अब $1 ₹80 हो गया, मतलब हमारा रुपीस घटता जा रहा है। पहले $1 ₹2 का होता था, आज ₹80 पहुंच गया। तो जब $1 ₹60 का था, लेकिन हमारी देश की कंट्री की वैल्यू घटी और $1 ₹80 में हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन। मतलब इसमें हुआ तो यही चीज़, लेकिन कैसे हुआ, अपने आप हुआ, ऑटोमेटिकली हुआ, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हुआ। लेकिन डीवैल्यूएशन में क्या होता है, देखो वही चीज़ है, $1 ₹60, $1 ₹80, बट यहाँ पर फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, यहाँ पर गवर्नमेंट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस होती है उसके हिसाब से करती है। फिलहाल आप इतना समझ लो, जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, गवर्नमेंट जानबूझ से ऐसा करती है, अपनी रुपीज़ को घटा रही है वैल्यू को, उसको हम लोग बोलते हैं डीवैल्यूएशन। और जहाँ पर अपने आप होता है, रुपीज़ घटता है अपने आप, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर है। आगे देखो एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन। अब ये एप्रिसिएशन क्या होता है, देखो $1 ₹80 था, $1 ₹60 हो गया, मतलब हमारे कंट्री की वैल्यू बढ़ रही है। इसमें तो घट रही है लेकिन बढ़ रही है ना एक तरह से वैल्यू, मतलब मार्केट में ज़्यादा हो रही है। $1 ₹80 के बराबर था, लेकिन आज $1 ₹60 हो गया, मतलब हमारे जो रुपीज़ है उसकी भी वैल्यू मार्केट में बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अपने आप होता है फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई, जब डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो अगर वो अपने आप होता है, उस फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन। और वही चीज़ जब अपने आप ना होके गवर्नमेंट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से। अब इसके एक लास्ट टॉपिक बचा है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, वो हम लोग पढ़ेंगे और आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर का वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। मतलब एक्सचेंज रेट कितना होगा वो किससे मालूम चलता है, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से। उसको समझने के लिए हम लोग पहले बनाएंगे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये कर्व के अकॉर्डिंग समझेंगे। आप लोगों ने मार्केट चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ी हुई है तो कोई दिक्कत इतनी नहीं होगी। यहाँ पर होगा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक्सचेंज रेट, ठीक है। यहाँ पर होगा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक्सचेंज रेट, ठीक है। इस चीज़ को इतना समझ में आ गई बात। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ से आपका क्या जाता है बेटा, डिमांड, पता ही होगा आप लोग को, और ये जो लाइन जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई। तो जिस पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई कट करते हैं वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये क्या है आपका रेट, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कैसे मालूम चलता है, तो लिख के आना, डिमांड एंड सप्लाई जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं वही क्या होता है, रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। समझ में आई बात। जिस पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं वो हमारा क्या होता है, एक्सचेंज रेट होता है, वहां से हमारा एक्सचेंज रेट फिक्स होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, मार्कर कहाँ गया, ब्लू वाला, बात करें कि अगर मान लो एक्सचेंज रेट ये मान लो आर है, आर से अगर मान लो R1 हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, R1 हो जाता है, यानी कि R1 हो गया, यहाँ से बढ़ गया। अगर R1 हो जाएगा तो यहाँ पर जो ये कंडीशन है वहाँ पर क्या होगा भाई, एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो वहाँ पर डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप खुद सोचो, डॉलर का रेट बढ़ गया तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो अब
डिमांड कम होगी तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सेस सप्लाई। और अगर मान लो एक्सचेंज रेट कम हो गया, R से R2 हो गया, कम हो गया, तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, डिमांड आपकी वहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा आपकी, कम हो जाएगी। भाई डिमांड का ये पॉइंट है ना, डिमांड देखो ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, अगर रेट एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा तो अपने आप डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसको नाम देना है, नाम दे दो, इसको नाम दे दो AB, इसको दे दो CD। ठीक है, इस तरह से आपने इसको नाम दे दिया, ये कंडीशन होती है, ये आपको बना के आना है। अब बनाने पे अगर 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर तो बनाने में मिल जाएगा। अब 2 नंबर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब एक्सप्लेन करना भाई आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो सीख लो। ठीक है, तो देखो बुक में लिखा होगा, एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन होगा, नहीं तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें लिखा होगा, उसी तरह लिख देना। नहीं, एक बार बुक से रीड करो, उस बुक में सबसे बेहतरीन लिखा है। बस आपको इसमें बताना है कि क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, ऑन द एक्स एक्सिस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर एंड ऑन द वाई एक्सिस ऑफ एक्सचेंज रेट। फिर आपको बताना है डिमांड है, यहाँ पर है, एट विच पॉइंट डिमांड एंड सप्लाई आर कट देन इट विल बी कॉल्ड एक्सचेंज रेट। समझ में आ रही बात। और उसको फिर आपको बताना है कि इफ एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस देन वहाँ पर क्या होगा, सप्लाई विल इंक्रीजेस, एंड एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस देन क्या होगा, वहाँ पर डिमांड विल इंक्रीजेस एंड सप्लाई विल डिक्रीजेस। समझ में आ रही है, इस तरह से आपको करना है भाई, इतना आपको बना के लिखना है, फिर इसको आप एक्सप्लेन कर देना, बेहतरीन आपका 4 नंबर क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, मतलब पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर है। उसके देख कर लास्ट टॉपिक का बचता है, इसी में ही है, इसी से बता देता हूँ आपको, जो है चेंज इन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ये तो वही वाली बात आ गई जो आप लोगों ने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज मार्केट चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, देखो ये आपका है एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। फ्रेम में पूरा है कि नहीं है, पहले ये बताओ मुझे। हाँ, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये क्या भाई साहब आपका डिमांड, ये क्या है आपकी सप्लाई, जिस पॉइंट पर कट कर उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये क्या है आपका रेट, यहाँ पर लिख लेना क्या लिखना है, अमाउंट ऑफ डॉलर। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका रेट। ठीक है, अब इसको आप अगर मान लो जो है डॉलर की अगर डिमांड बढ़ जाए, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिमांड बढ़ रही है, मान लो पहली कंडीशन अगर डॉलर की डिमांड बढ़ गई और सप्लाई वही है, तब क्या कंडीशन होगी, तो भाई आप लोग यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। हाँ, यही होगा ना, इक्विलिब्रियम यहाँ शिफ्ट होगा और रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ पर सप्लाई भी क्या होगी, ये बढ़ जाएगी। पहले यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे आ जाओगे। फिर इसके अगर आप लोग मार्केट नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आ रहा हो, मार्केट चैप्टर जाके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई कंडीशन ऐसी होती है, डिमांड कांस्टेंट और सप्लाई बढ़ रही है, तो उसको बढ़ा देना, डिमांड को ही रखना, देखना क्या बन रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बोल रहा हूँ, ये लास्ट वाला टॉपिक तो मार्केट चैप्टर में जाके देख लेना, बहुत डिटेल में बताया हुआ, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। और जिन लोगों ने पढ़ा उनके लिए हलवा है, उनको पता है कि भाई डिमांड बढ़ रही है, कांस्टेंट है सप्लाई, तो क्या होगा, सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ रही है, क्या होगा, उन लोगों को सब कुछ पता है। ठीक है, क्लियर है, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट है। और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर लेना।